अगर आप जानना चाहते हो स्ट्रेस के बारे में तो सबसे पहले ये समझो कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में तो आप जानते हो कि जब भी फोर्स आप किसी बॉडी पे अप्लाई करते हो तो इट प्रोड्यूसेस द मोशंस, इट प्रोड्यूसेस द चेंज इन मोशंस। ओके, इट प्रोड्यूसेस द चेंज इन मोशंस। क्या करता है ये फोर्स जो अप्लाई करते हो तो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करता है, इट प्रोड्यूसेस द चेंज इन मोशंस। ठीक है, बट डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ, साइज, लेंथ, उसके बाद जो उसका लंबाई है, चौड़ाई है, वॉल्यूम है, ये चेंज होता है। और ये कब चेंज होगा? जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्प्लेस्ड होंगे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो ये होता है डिफॉर्मिंग फोर्स का इफेक्ट। तो जब भी किसी बॉडी पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, it basically causing the change in motion, and that change in it's basically causing the configuration change. Body के configurations को बदलता है। Force of course causes the change in motion, and that is a different part. But here this is the deforming force, and this force when applied on a body causes the change in the configurations of body. And when the configurations of body changes, तो होगा क्या कि उसके molecules अपने equilibrium position से क्या करेंगे? हटेंगे, वो एक डिस्प्लेस्ड होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर पोजीशन से जो होंगे, जैसे सपोज करो मैं एक समझाता हूँ कि एक आयरन रॉड है। सो सी दिस इज आयरन रॉड। तो इस आयरन रॉड को अगर मैं 2 डायमेंशनल में मॉलिक्यूलर लेवल पर रिप्रेजेंट करूँगा तो इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में अरेंज्ड होंगे एक पर्टिकुलर फैशन में। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स जो होगा, ये इस मॉलिक्यूल पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, फिर इस मॉलिक्यूल पे इस मॉलिक्यूल के द्वारा में फोर्स लग रहा होगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो फोर्सेस होते हैं जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, उसको एज ए स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका जो नेचर होता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस का, वो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है कि आपने फोर्स लगाया, जब आपने मान लो कि यहाँ पे फोर्स लगाया, ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि ये दोनों स्प्रिंग दबेगा, एंड ये जो दोनों स्प्रिंग दबेगा, तो जैसे जैसे ये दबेगा इन स्प्रिंग्स में, ये स्प्रिंग एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो जैसे ही इस पे फोर्स लगा तो क्या हुआ, ये स्प्रिंग या नीचे वाले 2 स्प्रिंग ये सब दबेंगे, और जब स्प्रिंग दबेंगे तो उसमें क्या होगा कि स्प्रिंग क्यों दबे? क्योंकि मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो रहा है, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, जिसका नेचर क्या है कि वो चाहता है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करे। लेकिन वो रिगेन कब तक नहीं करेगा? जब तक लगे कि जो अपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया वो आप हटा नहीं देते। जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक क्या होगा कि वो एक्चुअली होगा क्या कि जैसे ही आप फोर्स लगाएं, जैसे ही आपने फोर्स लगाया, धीरे धीरे बॉडी के मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हुए, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना स्टार्ट ही हुआ है। रिस्टोरिंग फोर्स अचानक से तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर डेवलप नहीं हो जाएगा, वो तो क्या होगा कि धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा जब आपका क्या होगा कि जो एक्सटर्नल जो एफ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब एक कंडीशन आएगी डिफॉर्मेशंस के दौरान, एक स्टेज ऐसा अचीव होगा जिस स्टेज में जाकर के क्या होगा कि जो एक्सटर्नल जो अपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हुआ है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, और वो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेज होगा। उसके बाद फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और जैसे ही आप अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये बॉडी को पुनः अपने नेचुरल कंडीशंस को ले आएगी, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशंस को ले आएगी। और इसी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसे मैंने कहा था कि दिस इज व्हाट इलास्टिसिटी मीन्स। तो अगर बॉडी में केवल इलास्टिक प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी नहीं है, मतलब प्लास्टिक प्रॉपर्टी बॉडी में नहीं है, इट इज़ मिसिंग, तो क्या होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स के बराबर हो गए। ये स्टेज को अचीव कर लिया। तो मैं जो कह रहा हूँ कि जो स्ट्रेस जो हम पढ़ते हैं, वो स्ट्रेस हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेस बॉडी के अंदर पैदा हुआ। जब आपने इस रॉड को इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया, what you are doing is you are actually pulling the rod। तो क्या होगा, इसके एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर इंटरनल फोर्स को एनालाइज करो तो सपोज करो कि हम ये इस लेंथ को ही अभी इसी से क्रॉस सेक्शंस को देखते हैं, तो क्या होगा, ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन। तुम इस पे फोर्स एफ अप्लाई कर रहे थे, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सब यहाँ पे जो ये सब फोर्स
ये सब जो इंटरनल फोर्स इधर की ओर लगेगा, दिस इज द एफ इंटरनल फोर्स, ठीक है। या नहीं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये रहा ऐसे, ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो तुमने फोर्स इधर लगाया हुआ है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर सारे फोर्स इधर लगाएंगे, ठीक है, एफ इधर लगाएंगे। तो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, दिस इज व्हाट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। सो व्हाट इज अ स्ट्रेस? इट इज अ क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंटरनल फोर्स विद इन अ बॉडी। एक ऐसा क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफाइन करता है। तो बताओ कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हमको इंटरनल फोर्स, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स ढेर सारे हैं, हर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो हमको तो क्या करना है कि इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, क्योंकि एक एन नंबर ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे क्रॉस सेक्शनल में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंटरनल फोर्स का, उसको हमने नाम दिया है स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करेंगे। दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्स इज। अब मैंने कहा कहीं आप देखेंगे क्वांटिटेटिवली कहीं लिख दिया जाता है गैचेस कि स्ट्रेस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एफ, ठीक है, यहाँ देखो एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं आपको देखोगे बुक में लिखा रहेगा ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एफ बाई कहीं इसका एरिया, मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका ए है तो एफ बाई ए लिख देगा। तो तुम कहोगे सर आपने तो कहा ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है, और आप लिख रहे हो एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब एक इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव हो जाता है, क्योंकि जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो धीरे धीरे इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप तो हो रही हैं, लेकिन वो बढ़ रहे हैं, और एक स्टेज आता है जब एक्सटर्नल जो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्विवेलेंट इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो उस सिचुएशंस में हम ये लिख सकते हैं कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। दैट्स व्हाई क्वांटिटेटिवली हम लिख सकते हैं कि दिस इज एफ बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू एस बाई ए। बट फैक्चुअली क्या है कि स्ट्रेस बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रेस को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज़ द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे सपोज करो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, आई थिंक प्लीज हाँ, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, ये बॉडी सरफेस पे रखी हुई है। इस बॉडी पे अगर हम ऊपर से फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स एस। इस बॉडी का जो इनिशियली हाइट है कितना है? एच है, ठीक है। तो जब फोर्स आप अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये जो सरफेस है ये प्रेस होगा, नीचे की ओर जाएगा। तो सपोज करो कि ये जो अब ये जो सरफेस था टॉप वाला वो यहाँ आ गया, मतलब ऊपर से ये डेल एच हाइट हम नीचे आ गए, ठीक है। तो देखो इस हाइट पे, इस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, इसके अंदर क्या हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करना शुरू हो गया। इस सरफेस पे ये डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। दिस इज व्हाट द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग एट द डिफॉर्म सरफेस। तो क्या होगा कि यहाँ स्ट्रेस अगर पूछा जाएगा तो व्हाट विल बी द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स जो है, तो इसमें जो एफ इंटरनल है, ये जो एफ इंटरनल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एफ इंटरनल फोर्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द एफ एक्सटर्नल जो आप अप्लाई कर रखे हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एफ इंटरनल फोर्स पर यूनिट इस सरफेस का जो एरिया है, व्हाट इज इसका यदि एरिया जो मान लो एरिया अगर इसका ए है तो हम लिख सकते हैं एफ इंटरनल बाई ए, और चूंकि इक्विलिब्रियम में क्या है तो एफ इंटरनल एफ के बराबर है, दैट्स व्हाई इट इज एफ बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस एक्चुअली में अब देखो ये जो सारा चीज़ पढ़ा हम लोगों ने, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या चीज़ है, ठीक है, इसको समझते। इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि देखो बहुत सारा रियल लाइफ में जैसे ब्रिज बनता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि उस बॉडी में का स्ट्रेंथ क्या है, उस बॉडी का स्ट्रेंथ क्या है। जैसे सपोज करो कि ब्रिज बन रहा है तो उसमें जो कंक्रीट हम देते हैं, उसमें जो मतलब रॉड हम देते हैं,
इन सभी मटेरियल्स का स्ट्रेंथ आपको पता होगा, तभी तो ओवरऑल स्ट्रेंथ आप पता करके बता सकते हो कि हाँ मैक्सिमम ये इतना टन का लोड ये ब्रिज बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा टन का लोड जैसे ही गुजरेगा उस ब्रिज पे, द ब्रिज विल फाइनली ब्रेक डाउन। तो ऑफकोर्स ये कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि कई तरह के स्ट्रेस इसमें पिक्चर में आएंगे, मटेरियल का प्रॉपर्टी पिक्चर में आएगा, बट इंजीनियरिंग में लोग ऐसा कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द बेसिक पार्ट कि हम कैसे, मतलब किसी भी बॉडी में हम स्ट्रेस को क्या होता है और स्ट्रेस कैसे इम्पैक्ट करता है किसी बॉडी के स्ट्रेंथ को, ये चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव से, एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रेस को, कि आपके पास सपोज करो कि एक स्टील का बार है, दिस इज अ स्टील बार। ठीक है, अब अगर ये स्टील बार का मैं बोलता हूँ कि ये स्टील बार मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ये बर्दाश्त कर सकता है, तो वो हो सकता है सिग्मा जो है वो 250 न्यूटन, 250 to 250 मेगा न्यूटन एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है मैक्सिमम लोड दैट दिस स्टील बार कैन सस्टेन। दिस इज द मैक्सिमम लोड दैट दिस स्टील बार कैन सस्टेन। मतलब कितना, ये 250 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये है क्या चीज़, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील बार, द स्टील बार। अब आपसे पूछा जाए कि इसको कितना मैक्सिमम फोर्स से हम खींच सकते हैं कि ये टूटे नहीं, तो इस देखो यहाँ से अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तुमको मेंशन है, ये डायमीटर मेंशन होगा। ऑफ कोर्स आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया जनरली मेंशन नहीं होगा, डायमीटर या रेडियस। अगर मान लो कि सर्कुलर है तो डायमीटर मेंशन है कि ये 20 mm का ये क्या है, तो ये बार है, स्टील का जो बार है ये 20 mm का है। तो मैक्सिमम कितना लोड हम इसको दें कि ये ब्रेक ना करे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमको दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर 250 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मेगा न्यूटन था, एंड दिस इज इक्वल टू कैच इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया इज व्हाट, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू d/2। दैट्स व्हाई हम लिख सकते हैं यहाँ से पाई इंटू डी स्क्वायर, ऊपर में 4 चला गया, एंड यहाँ से तुम लिख सकते हो एफ बराबर कितना, एफ बराबर 250 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू डी हो गया 400। कितना है, 20 mm था ना, 20 mm था, ये हो गया 400, और mm में है मतलब 10⁻⁻3 10⁻⁶। ठीक है, और बाई यहाँ पे पाई एफ निकाल रहे बाई 4, और ये जब तुम निकालोगे दिस विल बी द मैक्सिमम लोड दैट दिस स्टील बार कैन सस्टेन। तो ये स्ट्रेस का बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि स्ट्रेस जो है सो अब ये देखो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें मैं अभी बताया नहीं आपको कि स्ट्रेस एंड इट फाइनली कॉजेज द स्ट्रेन इन द बॉडी। व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज द डिफॉर्मेशन दैट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। तो स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लो कि ये स्टील का रॉड है, सपोज करो कि ये स्टील का रॉड है। ठीक है, और ये जो स्टील का रॉड है इस पर फोर्स हमने मतलब एक एंड मान लो कि इसका ये हिंज्ड है इस पॉइंट से, और यह फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब इस फोर्स की वजह से स्टील का रॉड सपोज करो कि ये यहाँ तो ओरिजिनली था, अब ये यहाँ तक स्ट्रेच हो गया, ये जो डेलर लेंथ स्ट्रेच हो गया। ठीक है, इस फोर्स एफ की अप्लाई होने की वजह से। ठीक है, और इस जब ये डेलर, इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, ये एल लेंथ का था, तो इस केस में स्ट्रेन होगा। व्हाट इज स्ट्रेन, इट इज द चेंज इन लेंथ, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो हम लोग का डेलर बाई एल हम कह सकते हैं, डेलर बाई एल, दिस विल द स्ट्रेन इन दिस बॉडी ड्यू टू द स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस क्या होगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई ए, स्ट्रेस की वैल्यू ये हो जाएगी। हमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि दो रॉड है, एक रॉड ए है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज द रॉड ए, ये जो रॉड है दिस इज द रॉड ए है, एंड देयर इज अ रॉड बी, ईच ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ आपस में बराबर है। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है दोनों रॉड कितना है, एल लेंथ का ही है, ये भी जो रॉड है वो भी एल ही लेंथ का है। ठीक है, लेकिन ये दोनों रॉड डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, अब क्या है कि द रॉड ए कैन सपोर्ट ए मैक्सिमम लोड ऑफ 600 न्यूटन,
मतलब ये जो रॉड के साथ जो ये लोड अटैच्ड है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है W1 जो है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 600 न्यूटन का हो सकता है। ठीक है, ये इस रॉड के साथ जो ये लोड अटैच्ड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 600 न्यूटन तक हो सकती है। इससे जैसे ही ज़्यादा लोड हम डालेंगे तो ये रॉड फेल हो जाएगा, इस लोड को वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा या वो परमानेंट प्लास्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये रहा रॉड ए का मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ मेंशन्ड है। और रॉड बी जो आप देख रहे हैं इसका जो मतलब ये है वो मैक्सिमम लोड कितना बर्दाश्त कर सकता है ये रॉड बी, तो ये W2 है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम लोड दैट द रॉड बी कैन सस्टेन। ठीक है, और वो कितना है, वो दिख रहा है आपको 6000 न्यूटन दिख रहा है। ठीक है, इट इज 6000 न्यूटन। ठीक है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 जो है क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर, इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे ये पेन है तो पेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये जो सर्कुलर पोर्शन है दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है रॉड ए का, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सो तुमको दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 10 mm²। ठीक है, और A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 mm²। और जो ये रॉड बी है ना उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दे रखा है 1000 mm²। मतलब जो A2 की वैल्यू है वो 1000 mm² मेंशन्ड है। मतलब ये जो रॉड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो 1000 mm² है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका जो है सो। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि किस रॉड का मटेरियल जो है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, विच रॉड हैज़ ए हायर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि विच रॉड विच मटेरियल, ठीक है, MATERIAL मटेरियल हैज़ हायर स्ट्रेंथ। ठीक है, किस मटेरियल के पास जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो देखो दो रॉड तो हैं इक्वल लेंथ के हैं लेकिन डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। अब अगर ऐसे देखो तो ये जो रॉड है इसका मैक्सिमम जो मतलब लोड बर्दाश्त करने की क्षमता है इस रॉड का ये 600 न्यूटन है, और इस रॉड का जो मैक्सिमम बर्दाश्त करने की क्षमता है वो 6000 न्यूटन है। तो ऐसे देखने से तो लगता है कि यही रॉड मैक्सिमम लोड सस्टेन कर पा रहा है, तो ये जिस मटेरियल का बना होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बट क्या ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, जब इसका स्ट्रेंथ मेंशन किया जा रहा है, इस बी वाले रॉड का स्ट्रेंथ मेंशन किया जा रहा है कब, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रॉड का है ये है 1000 mm²। ठीक है, तो 1000 mm² इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जब इस रॉड का स्ट्रेंथ मेंशन कर रहा हूँ 600 न्यूटन मैक्सिमम जो लोड है उस समय इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 mm² है। तो दोनों इक्वल लेवल पे तो हम कंपेरिजन कर ही नहीं रहे हैं स्ट्रेंथ का, तो इक्वल लेवल पे स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा तो हम दोनों केसेस में स्ट्रेस निकालेंगे। तो देखो यहाँ जब ये 6000 न्यूटन का लोड जब तुम इस रॉड पर डालोगे, मैक्सिमम लोड जब करोगे इस रॉड पे, तो क्या होगा, इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये इंटरनल फोर्स ही जो है वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसको उस लोड को सस्टेन करना है। ठीक है, तो उसका जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी ऑफ दैट इंटरनल फोर्स जो होगा वही एक्चुअली में क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स ही तो स्ट्रेस है ना, तो हम क्या निकाल रहे हैं, सिंपली स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो इस केसेस में अगर हम स्ट्रेस निकालेंगे, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, W1 फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नेट जो इंटरनल फोर्स इस केस में 600 न्यूटन पे कितना इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, जितना कि ये लोड के बराबर ही इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। इसलिए मैं लिखूँगा W1 बट्टा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A1। तो ये हो गया कितना, W1 हो गया हमारा 60 बट्टा ये हो गया 10 × 10⁻⁶, क्योंकि ये मीटर में लेना पड़ता है। ये हो गया 6, ठीक है, ये और ये कितना हो गया 6 × 600 था, तो 60 × 10⁻6, ठीक है, न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया सिग्मा 1 की वैल्यू। और इस केस में इस वाला बी वाले रॉड के केस में जब तुम स्ट्रेस की वैल्यू निकालोगे सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, कितना इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, जितना कि मैक्सिमम लोड हमने डाला हुआ है। क्योंकि तो उस समय देखो मैक्सिमम लोड तो ये 6000 न्यूटन का बर्दाश्त कर रहा है, तो 6000 न्यूटन का ही इंटरनल स्ट्रेस इसमें पैदा होगा, इंटरनल फोर्स इसमें इंटरनल स्ट्रेस पैदा होगा इसमें। आई मीन टू से दैट 6000 न्यूटन जो होगा वो इतना इंटरनल फोर्स किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में एरिया में जो है सो पैदा होगा। और डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो 1000 mm स्क्वायर 10 टू द पावर -6 करोगे, ये कट जा रहे हैं 6 × 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ कि किस केस में जो स्ट्रेस कौन सा मटेरियल मैक्सिमम कितना स्ट्रेस को सस्टेन कर रहा है। देखो यहाँ से इस केस में, और यहाँ जो सिग्मा 2 की वैल्यू वो 6 × 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल है जिससे ये रॉड बना हुआ है, ए रॉड, इसका देखो इस केसेस में जो इसको मैक्सिमम स्ट्रेस कितना बर्दाश्त कर सकता है, 60 × 10 टू द पावर 6 या 16, ठीक है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये रॉड जो है मैक्सिमम स्ट्रेस कितना बर्दाश्त कर सकता है, 6 × 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको तो कह सकते हो 6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मतलब कौन सा रॉड ज़्यादा मतलब स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, तो दिस वन, मतलब इस वाले मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। द रॉड तो ये मटेरियल ऑफ द रॉड A1 हैज़, क्या लिखेंगे, एंड मटेरियल of rod A1 has higher strength,